नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। गंभीरता विषय की इस बात की है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक केस फाइल हुआ था, एफआईआर फाइल हुई थी और चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 11 अन्य लोग, इनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था 2018 में। और विषय इतना गंभीर इसलिए बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी, हम सब जानते हैं चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के सहायक के रूप में होता है और सारी कार्रवाई जो भी चलेगी वो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से चलती है। चीफ सेक्रेटरी एक ऐसी अहम कड़ी होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है, राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती, मुख्यमंत्री इलेक्टेड बॉडी होता है। जबकि चीफ सेक्रेटरी राज्यपाल का चीफ सेक्रेटरी होता है, यानी कि राज्य का चीफ सेक्रेटरी होता है। उसका कार्य होता है कि केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, जो कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको सबको ओवरऑल मैनेज करने का काम चीफ सेक्रेटरी का होता है। इंदु प्रकाश जी चीफ सेक्रेटरी थे। इंदु प्रकाश जी ने फरवरी 2018 में एक एफआईआर फाइल की और उस एफआईआर में उन्होंने एलिगेशन लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और 9 अमानतुल्लाह सहित 9 दूसरे विधायकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी मार पिटाई करी। इस बात को लेकर बहुत सारी धाराएं तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारी धाराओं के तहत मुकदमा फाइल हुआ। एफआईआर के बाद उस पर आईओ ने जांच की, जांच करने के बाद उसने अपनी चार्जशीट लगाई। मैं पहले उसकी एक प्रक्रिया आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है न्यायालय। सबसे पहला काम यह है कि कोई घटना हुई, घटना के बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर अगर हुई, क्योंकि एनसीआर भी हो सकती है, एनसीआर तब होती है जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। सीआरपीसी बताती है कि कौन सा ऑफेंस संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है। उसमें एक चार्ट बना होता है। अगर मामला संज्ञेय अपराध है तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी सेक्शन 154 सीआरपीसी की, और अगर असंज्ञेय मामला है तो सेक्शन 155 का मामला दर्ज होगा। और असंज्ञेय मामले में दर्ज करने के बाद वो मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। मैजिस्ट्रेट को अगर उचित लगेगा तो फिर वो उस पर इन्वेस्टिगेशन लिखेगा, अदरवाइज़ वो फाइल अपने पास रख लेगा अगर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आपने देखा होगा कि आप अक्सर मोबाइल खो गया, कुछ बाइक खो गई या कुछ और ऐसा खो गया, ये खोने पाने की रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं तो आपको वो एक रिसीव तो कर लेता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट होती है जो सेक्शन 155 में फाइल होती है और मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। मैजिस्ट्रेट के बाद चूंकि हम आगे उस पर कार्रवाई के लिए नहीं जाते, इसलिए उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। दूसरा मामला है कि एफआईआर हुई है तो एक आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा। वो पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में किया गया है, वो वहाँ के एसएचओ के डायरेक्शन पे, या इंस्पेक्टर बैठा होगा तो इंस्पेक्टर के डायरेक्शन पर, यानी कि उसके नेतृत्व में एक सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। मौका वारदात पर जाता है, लोगों के स्टेटमेंट लेता है। स्टेटमेंट लेने के बाद, मौका देखने के बाद, अगर साइंटिफिक एविडेंसेस चाहिए तो साइंटिफिक एविडेंसेस लेगा, अगर मेडिकल रिपोर्ट चाहिए तो मेडिकल रिपोर्ट लेगा, फॉरेंसिक चाहिए तो फॉरेंसिक के लिए लिखेगा। जो भी उसको आवश्यकता पड़ती है वो सब कुछ कलेक्ट करेगा। यानी कि इन आईओ का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, एंड if there is an accused and he find that someone did so, then have to present that person before the magistrate within 24 hours from the time of arrest. अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर वो उनको उठाएगा और उठाकर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा। अब मैजिस्ट्रेट जाने क्या करना है, उसने उसकी जमानत देनी है, उसको जेल भेजना है, अपने साथ रखना है, वो मैजिस्ट्रेट जाने। यानी कि पुलिस का रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ कलेक्शन करेगा, कलेक्शन करके उस पर जो केस डायरी बनाएगा, केस डायरी के आधार पर एक चार्जशीट बनाएगा। चार्जशीट वो सबमिट कर देगा 173 में। जब चार्जशीट सबमिट हो गई तो मैजिस्ट्रेट वो सारे काम करेगा जो चार्जशीट में लिखा है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया, और वो चार्जशीट लेकर चार्जशीट के आधार पर कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि वो उस पर संज्ञान लेगा। जो संज्ञान लेना, जो अभी आईओ ने कहा कि भाई हमने ये पाया है, उन रिकॉर्ड के आधार पर वो संज्ञान लेगा। और संज्ञान लेने के बाद लोगों को उसको
जमानत देनी है या लोगों को जेल भेजना है या और कुछ करना है, तो वो संज्ञान लेने का मतलब है अब पुलिस के पास से मामला चला गया है। अब जो भी पुलिस के भी अधिकार थे वो सारे के सारे मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए। मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद मामले का रिकॉर्ड चेक करेगा, 207 के तहत एक्यूज्ड को सारी उसकी कॉपी देगा और सभी को जमानत देगा अगर एक्यूज्ड बनाया गया था तो। जमानत देने के बाद वो फाइल को प्रॉपर ट्रायल के लिए भेज देगा। जिस कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया है, मतलब वो देखना पड़ेगा कि वो सेशन का ट्रायल है या वो छोटे कोर्ट का ट्रायल है। अगर वो किसी कोर्ट का ट्रायल है तो उस कोर्ट के पास वो भेज देगा जिस कोर्ट के पास वो भेजा गया है, और अगर खुद के ही लेवल का ट्रायल है तो वो खुद भी अपने पास रख लेगा। अब इस पर वो फिर से जो ट्रायल कोर्ट है वो फिर से सब कुछ देखेगा और एविडेंसेस के आधार पर वो इस पर प्रोसिक्यूशन को अपनी बात कहने का अवसर देगा और उसके बाद वो चार्ज फ्रेम करेगा कि आखिर इनके ऊपर ट्रायल किस बात पर लगाया जाए। मैं जिस समय कॉग्निजेंस लेगा उस समय उसको कुछ कमी लगती है तो उस समय भी वो लोगों को हटा सकता है, कहता है इनके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके रिपोर्ट में ये गलत आपने लिखा है। और जिस समय चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, चार्ज फ्रेमिंग में भी नाम हटाए जा सकते हैं, नाम जोड़े जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि नाम अगर न दिया हो, एफआईआर में भी ना हो, चार्जशीट में भी ना हो और किसी के स्टेटमेंट के आधार ड्यूरिंग द ट्रायल भी अगर पता लग जाता है तो भी कोर्ट को पावर होती है कि उस नाम को वो अपने पास मंगा ले और उस पर मुकदमा चालू कर दे, उसको उस व्यक्ति को वारंट कर दे और वारंट करके उसको बुलाकर मुकदमा चालू कर दे। खैर, यानी कि कहीं कुछ नहीं है लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल मिल गया, ड्यूरिंग द कॉग्निजेंस जिस समय ले रहा था उस समय मिल गया, या जिस समय वो चार्ज फ्रेमिंग कर रहा था उस समय मिल गया, किसी भी समय उसको नाम नए मिल जाते हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। ये जो मामला है, हाँ, चार्ज जब फ्रेम हो गया तो चार्ज पर फिर दोनों पार्टियों को अपने अपने एविडेंसेस देने होंगे और उसके बाद आर्गूमेंट के बाद हम एक्विटल या कन्विक्शन करते हैं। अब यहाँ पर आती है बात चार्ज फ्रेमिंग की। ये मामला यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग का है जहाँ पर केजरीवाल और 9 अन्य लोगों को, मतलब 8 अन्य लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी कि उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। और ये अभी मुझे लगता है कि मामला चार्ज फ्रेमिंग पर नहीं है, ये कॉग्निजेंस पर ही मामला है कि किन के खिलाफ कॉग्निजेंस लेंगे, किन के खिलाफ नहीं लेंगे। कॉग्निजेंस लेते समय ही डिस्चार्ज कर दिया मैजिस्ट्रेट ने इन 9 लोगों को। और होता क्या है, प्रमा फेसाई जो एविडेंसेस दिए गए हैं, अगर उस पर कोई चार्ज जो कॉग्निजेंस ले रहा है, कॉग्निजेंस लेते समय पार्टियां जो एक्यूज्ड बनाई गई हैं वो भी अगर प्रेजेंटेशन करना चाहें तो वो अपना प्रेजेंटेशन करती हैं, कोर्ट को अपनी बात बताती हैं। कोर्ट अगर उनकी बात से सहमत होता है तो ठीक है, नहीं सहमत होता तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए आगे बढ़ा देगा, कॉग्निजेंस ले लेगा। यहाँ पर इन 9 लोगों को फ्री कर दिया, यानी कि उनके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया। हालांकि लिखा उसने कि यहाँ पर हमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? प्रोसिक्यूशन सैंक्शन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी की पड़ती है। यहाँ पर कॉग्निजेंस के लिए हमें कॉग्निजेंस सैंक्शन की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम कॉग्निजेंस सीधा ले रहे हैं। अब मामला यहाँ पर बात आती है कि केजरीवाल और उनके 8 मित्रों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सहित जब डिस्चार्ज किया तो किस कारण किया, सुनेंगे तो आपको वो रीजनिंग कुछ हजम कम होती दिखाई पड़ेगी। क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, ये ईश्वर जाने। हालांकि 73 पन्नों का वो उन्होंने ऑर्डर किया है, 73 पेजेस का उन्होंने ऑर्डर किया है, लेकिन 73 पेजेस में पूरी हिस्ट्री बताई है। क्या हिस्ट्री बताई कि अंशु प्रकाश ये कहते हैं कि मुझे एक दिन रात में 12 बजे केजरीवाल के मुख्य जो एडवाइज़र है और जो एडवाइज़र के साथ साथ उनका सेक्रेटरी रहता है, उसने फ़ोन किया, फ़ोन करके चीफ सेक्रेटरी को रात में 12 बजे बुलाया। चीफ सेक्रेटरी रात में 12 बजे जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी आने का उचित समय नहीं, मैं सुबह आऊँगा। सुबह का टाइम फिक्स हुआ और सुबह माननीय चीफ सेक्रेटरी उनके कार्यालय पहुँचे, केजरीवाल के घर पहुँचे। केजरीवाल के जब घर पहुंचे, फिर भी वीके जैन जो कि वहाँ पर एडवाइज़र हैं या केजरीवाल के सेक्रेटरी हैं, उनसे उनकी बात हुई। बात करते ही अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने पर एक बैठने का स्थान था, वहाँ पर पहले से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 9 और विधायक वहाँ बैठे हुए थे।
जाकर ये अंशु प्रकाश वहाँ पर बैठ गए। अंशु प्रकाश से उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट, आपको याद है ना एडवर्टाइजमेंट वाला मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इशू किया था और कहा था कि भाई एडवर्टाइजमेंट का क्या क्या रूल्स होना चाहिए। अब केजरीवाल तो एडवर्टाइजमेंट पे ही चलने वाले, और इंदु प्रकाश की जिम्मेवारी बनती है संवैधानिक ऑर्डरों का पालन करना, यानी कि चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने कहा कि भाई हमारे एडवर्टाइज की कंपेन कैसे चल रही है। उन्होंने कहा जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके अनुसार वो कंपेन वैसे नहीं चल सकती जैसे आप चलाना चाहते हैं। इस बात को लेकर वहाँ उन आपस में कुछ कहना जुड़ना शुरू हो गया। अब जो एफआईआर हुई उसको जब मैजिस्ट्रेट पढ़कर बता रहा है इनके खिलाफ कॉग्निजेंस न लेने के लिए, इनको डिस्चार्ज करने के लिए, तो क्या कह रहे हैं मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि एफआईआर में ये लिखा गया कि अमानतुल्ला और एक और एमएलए, जिनको बाद में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया होगा, एक और एमएलए उनके पास आकर बैठ गए। एक 3 सीट का सोफा था, बीच में ये बैठे हुए थे, वो दोनों तरफ आकर बैठ गए और अचानक टूट पड़े जब इंदु प्रकाश ने वो एडवर्टाइजमेंट कंपेन एज पर केजरीवाल डायरेक्शन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन या जो भी वार्ता हुई हो, तो उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। अब इतना पीटा कि वहां से इंदु प्रकाश उठे, बाद में पीटने के बाद और अपने घर चले आए। शाम को उन्होंने मुकदमा लिखवाया। इनका कहना है कि 9 घंटे की डिले हो गई। इंदु प्रकाश जी ने उसमें अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में 9 घंटे तक ट्रीटमेंट हुआ, इसलिए मैं एफआईआर नहीं लिखवा पाया। जैसे ही हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और डॉक्टर ने मेरे को रिलीज़ किया, उसके बाद मैंने एफआईआर लिखवाई। तो एक बात तो इन्होंने जो कही कि 9 घंटे वाला, उसमें इंदु प्रकाश जी ने ऐसा कह दिया। दूसरी बात ये जो डिस्चार्ज किया है, इसमें कहा कि इंदु प्रकाश ने कहीं नहीं कहा कि इन लोगों ने प्रोवोक किया उस समय मारते समय, यानी कि अमानतुल्ला और जो दूसरा एमएलए है उसने मारना शुरू किया। ये 9 लोग वहां पर बाकी बैठे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, बाकी के 7 एमएलए शामिल हैं। ये सब जो 9 लोग वहां पर बैठे, और वीके जैन वहां उपस्थित हैं जो मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं। ये 10 लोग और वहां पर खड़े हैं या बैठे हैं, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। और इन लोगों ने मरना शुरू किया। तो मैजिस्ट्रेट का कहना है कि इंदु प्रकाश ने कहीं ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने या उप मुख्यमंत्री ने या बाकी लोगों ने प्रोवोक किया, इसलिए सेक्शन 107 नहीं लग सकता, यानी कि प्रोवोकेशन के आधार पर या इनको मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सेक्शन 149 लगाया साथ में। 149 का मतलब होता है अगर एक ने भी कोई काम किया है तो जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबका माना जाएगा। जितने लोग वहां पर शामिल हैं, जो उपस्थित हैं, उन सबको वहां एक्सीडेंट में या वो क्रियाकलाप में शामिल माना जाएगा। अब देखिए मजे की बात यह है कि बुलाया किसने? अमानतुल्ला ने तो बुलाया नहीं, ना ही वो दूसरे एमएलए साहब ने बुलाया। बुलाने वाले तो मुख्यमंत्री हैं, और इसमें वीके जैन का स्टेटमेंट आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने ही बुलाया था उनको और मैंने बुलाया मुख्यमंत्री के कहने पर। तो बुलाने वाला मुख्यमंत्री है और कॉल करने वाला वीके जैन है, उनका जो आईएएस ऑफिसर खुद में है, और कहते ये हैं कि साहब केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो आए और ये लोग बैठे हुए हैं साथ में, ये मारना शुरू करते हैं। ना ही केजरीवाल बचाने की कोशिश करते हैं, ना ही मनीष सिसोदिया बचाने की कोशिश करते हैं, ना ही वीके जैन बचाने की कोशिश करते हैं, और ना ही बाकी के 7 लोग बचाने की कोशिश करते हैं। मजे की बात यह है कि इंदु प्रकाश ने एफआईआर लिखते समय वीके जैन को इंक्लूड नहीं किया। अब वीके जैन का बयान ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मैजिस्ट्रेट ने यह कहा कि वीके जैन का, मैंने ये जो पुलिस ने स्टेटमेंट लिया, वीके जैन के स्टेटमेंट में ये ब्ला 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 किया गया, और वीके जैन ने बताया। और वीके जैन तो ग्रेट पर्सन है, क्यों? क्योंकि वीके जैन तो के नाम एफआईआर नहीं, वो शामिल नहीं, इसलिए उनका बयान, जो वहां पर उपस्थित व्यक्ति हैं उनमें उनका बयान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि केजरीवाल उपस्थित हैं, बचाने का प्रयास नहीं करते, मुख्य सचिव की मार पड़ रही है, तो क्या ये न माना जाए कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और वीके जैन उनको मारपीट में शामिल नहीं हैं? अगर मैं ये कहूं कि सेक्शन 149 लगाया गया तो बिल्कुल ठीक लगाया गया। अगर मैं ये कहता कि सेक्शन 34 जिसमें कॉमन इंटेंशन बताया गया तो भी ठीक माना जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि दिस इज द एक्ट fixed by, planned by, conspired by Kejriwal and Manish Sisodia and VK Jain and acted by अमानतुल्ला। अमानतुल्ला ने केवल इम्प्लीमेंटेशन किया। पॉलिसी तुमने पहले बनाई, तुम्हारी पहले से उसमें तय था
कि हमें क्या करना है, और उस जो पहले से तय था उसके बाद तुमने किया। अब सवाल मुझे समझ नहीं आया कि यही कॉग्निजेंस की स्टेज पर डिस्चार्ज कर देना जनरली कोर्ट नहीं करता है, कहता है कि ट्रायल चलाते हैं, ये बयान आने दीजिए, थोड़ा सा अप डाउन होने दीजिए, अगर लगेगा तो हम आपको एक्विटल कर देंगे। लेकिन तब तक तो चलिए ना। अब ये कॉग्निजेंस स्टेज पर या चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पर ही उनके खिलाफ चार्ज ना बनाना। मजे की बात यह है कि कॉग्निजेंस किसका लिया जाता है? कॉग्निजेंस ऑफेंडर का नहीं लिया जाता, यानी कि संज्ञान ऑफेंडर का नहीं लिया जाता, संज्ञान लिया जाता ऑफेंस का, यानी कि अपराध का संज्ञान लिया जाता है सेक्शन 173 का। और सेक्शन 173 में जो रिपोर्ट आई होती है, तो जो संज्ञान लिया जाता है 193 का, वो संज्ञान लिया जाता है ऑफेंस का, कि अपराध हुआ है। यानी कि जब कोर्ट अमानतुल्लाह के खिलाफ संज्ञान ले रहा है, चार्ज बना रहा है, तो ये तो पक्की बात है कि अपराध हुआ ही, ये कोर्ट ने मान लिया है। या तो कोर्ट पूरा डिस्चार्ज करता है, अपराध ही नहीं हुआ है, ये इंदु प्रकाश गलत एफआईआर लिखवा रहे हैं, उसमें कोई जान नहीं। तो कोर्ट यहां ये तो मान रहा है कि अपराध हुआ है, लेकिन कोर्ट ये नहीं मान रहा है कि ये लोग अपराधी हैं। अरे भाई, जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, अगर हम सेक्शन 114 भी लगाते हैं अबेटमेंट का, तो भी जो प्लानिंग करने वाला व्यक्ति है, वो अगर घटना के स्थान पर मौजूद है, केवल उसने कोई एक्टिविटी नहीं करी, वो केवल मौजूद है, तो भी सेक्शन 114 लगाकर हम उसको उतना ही अपराधी मानते हैं जितना कि एक्ट करने वाला व्यक्ति। अब ये या तो बयान ये आया होता कि भाई केजरीवाल ने बचाया, सिसोदिया ने बचाया, अमानतुल्लाह प्रोवोकेशन में आ गए, अमानतुल्लाह सडन प्रोवोकेशन में आ गए और अमानतुल्लाह ने मारना शुरू कर दिया और केजरीवाल जी ने बचाया। ये ऐसा कोई बयान इसमें नहीं है, और चूंकि बचाने का बयान नहीं है, इसलिए ये पक्की बात है कि कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पायर्ड बाय केजरीवाल, यानी कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सचिव, ये तीनों तो मुख्य भूमिका में हैं, और इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है उन दो लोगों से। इसलिए ये मुझे जो डिस्चार्ज किया है कोर्ट ने, ये कुछ हजम नहीं होता। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को अभी जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कॉग्निजेंस का, इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को सेशन जाना चाहिए और हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि एक चीफ सेक्रेटरी की पिटाई का मामला है, एक आईएएस ऑफिसर की पिटाई का मामला है, और एक ऐसे मामले में पिटाई का मामला है जो वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन गाइडलाइंस के पालन करने की बात कर रहा है, और ये अपने एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। और अमानतुल्लाह जैसे जो हैं, वो इनके दाएं बाएं हैं, उनको यहां पर केवल भाजी बनाया गया है। बाकी का पूरा रायता अगर किसी का है तो वो केजरीवाल और उनका माना जाएगा, और जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ बड़ा स्टेप दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए, और इसकी अपील 100% करनी चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस इसकी अपील नहीं करती है, तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी रहेगी। यहीं पर होता क्या है अक्सर कि जिस समय कॉग्निजेंस कोर्ट लेता है, कॉग्निजेंस की स्टेज पर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसकी अपील नहीं करता, लेकिन कॉग्निजेंस की स्टेज पर वो भी अपीलेबल होती है। जो चार्ज फ्रेमिंग हुई है वो गलत हुई है, चार्ज लगाए गए हैं, सेक्शंस गलत लगाए गए हैं, उस पर भी वो भी अपीलेबल होते हैं। क्योंकि जब आपने पार्टी हटा दी तो फिर मुकदमा किसके खिलाफ चलाओगे? जब आपने उसमें से सेक्शन ही हटा दिए जिन सेक्शंस पर केस होना है और जो मामला बनना है, तो फिर ऐसे मामले को हर एक मामला ये रिविजनेबल होता है। इसका रिवीजन जाना चाहिए। पहले तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के पास जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा। अगर सेशन कोर्ट इस पर डिसाइड करता है तो फिर मतलब सेशन कोर्ट डिस्चार्ज करता है तो फिर हाई कोर्ट जाएगा। अभी ट्रायल चलने का कोई नंबर नहीं है। अभी तो ट्रायल के अंदर किसका ट्रायल चलेगा, किसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, उसी स्टेज पर केजरीवाल को बाहर कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इस मामले में प्रतिक्रिया आनी ही चाहिए दिल्ली पुलिस की। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।